भाइयों, एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को नोटबंदी के 5 साल पूरे हो रहे हैं और नोटबंदी के पीछे सरकार ने काले धन से लेकर आतंकवाद और जाली नोटों को ख़त्म करने जैसे बहुत सारे वादे किए थे। आज नोटबंदी के 5 साल बाद इस चर्चा के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार नोटबंदी के समय किए गए अपने दावों पर कितनी खरी उतरी है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाया है। वेलकम प्रोफेसर अरुण कुमार। हमारा पहला सवाल जो नोट बैन किए गए थे उनसे जुड़ा हुआ है। आरबीआई के खुद के आंकड़ों के हिसाब से नोटबंदी के कुछ महीनों के बाद ही 99% से ज़्यादा नोट बैंकों में वापस आ गए थे। तो तब से लेकर आज तक काले धन को लेकर क्या बदलाव आया है? मैंने एक ईपीडब्ल्यू में लेख छापा था जून में आरबीआई के आंकड़ों के आने के पहले, जिसमें मैंने दिखाया था कि 99% तो करेंसी जनवरी 10 तक ही वापस आ गई थी। और फिर जब मैंने वो लेख लिखा तो फिर आरबीआई ने जब करेंसी सर्कुलेशन के आंकड़े पब्लिश करना बंद कर दिए। पर जब एनुअल रिपोर्ट आई अगस्त में तो उनको जो उसमें मानना पड़ा कि 99% से ज्यादा आ गया, और अगले साल उन्होंने माना कि 99.3% वापस आ गया। तो ये जो सोचा गया था कि 3-4 लाख करोड़ रुपया नहीं आएगा, वो भी नहीं हुआ। सिर्फ 7-8 हजार करोड़ रुपया नहीं आया। अच्छा, वो जो 7-8 हजार करोड़ रुपया नहीं आया वो भी हमें पता है कहाँ था। जो हमारे जो हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट थे वो नेपाल में फंस गए, बांग्लादेश में फंस गए। वो हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें थे, दुबई में थे। तो यानी कि वहां पे सब अगर हम मिला लें तो 10-11 हजार करोड़ रुपए तो वही हो जाता है। यानी कि हमें पता है कि जो नहीं आया 0.7% वो कहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो करेंसी था वो वापस आ गया। तो लोगों ने जिनके पास काला धन था भी, उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपना के उसको भी नए नोटों में कन्वर्ट कर लिया। ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता। ब्लैक इकोनॉमी के दो हिस्से हैं। एक तो आप जो हर साल काम करते हैं उस पर कितनी कमाई करते हैं, और उस कमाई से फिर आप उसको इकट्ठा करते हैं, जो आपकी बचत होती है, तो वो आपका धन बन जाता है। तो जो काला धन है और काली कमाई है, इनमें फर्क है। तो आदमी पहले काम करता है, उस काम से जो कमाई करता है उससे फिर खाता पीता है, उससे जो बचत हो जाती है तो बचत को फिर इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट से उसकी जो वेल्थ है, जो धन है, वो बढ़ जाता है। तो यानी कि पहले आमदनी होती है, फिर कंजम्पशन होता है, फिर सेविंग होता है, फिर इन्वेस्टमेंट होता है, फिर वेल्थ होता है ना। और जो वेल्थ होती है उस पर हम जो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उस पर कुछ हमारा रिटर्न आए, कुछ उस पर हमारी कमाई हो। तो इसलिए हम उसको कैश के फॉर्म में नहीं रखते। तो जो ब्लैक वेल्थ होती है उसका 1% भी जो कैश के फॉर्म में नहीं होता है। तो अगर हम कैश को निकाल भी देते तो ब्लैक वेल्थ का 1% हिस्सा सिर्फ उससे असर होता है। तो मैंने इसको इस तरह समझाया है कि जो आदमी के शरीर में खून होता है, तो खून क्या करता है, वो हर जगह आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स देगा, है ना। तो खून की कमी हो जाए तो जो शरीर जो मरने लगेगा। तो उसी तरह जो हमारे करेंसी इन सर्कुलेशन है वो तो हमारे इनकम को सर्कुलेट कर रहा है, वो ट्रांजैक्शंस को सर्कुलेट कर रहा है। जब कमी हो जाएगी नोटों की तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी, तो इनकम जनरेशन रुक जाएगा, तो अर्थव्यवस्था जो मरने लगेगी, है ना। तो इसलिए ये नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पे गलत असर पड़ता है अगर एकदम से नोट शॉर्टेज हो जाए। और ये लोग कह रहे थे कि हमें इसलिए करना पड़ा एकदम से कि जो सीक्रेसी रहे, जिससे कि लोग अपना कन्वर्ट ना कर पाए जो काला धन है उसको सफेद धन में। हाँ, तो ये भी धारणा सही नहीं निकली, क्योंकि सारा का सारा तो पैसा वापस आ गया। नोटबंदी का एक और मकसद जाली नोटों को खत्म करना था। तमाम कठिनाइयों के बावजूद बहुत सारे लोगों ने इस मकसद को सपोर्ट भी किया। आपके विचार में हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं? उस समय का अनुमान था, जो राज्यसभा में सरकार ने पेश भी किया था, कि जाली नोट सिर्फ 400 करोड़ रुपए के थे। मतलब कि 15.44 लाख करोड़ में सिर्फ 400 करोड़ रुपए जाली नोट थे, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। तो ये सवाल उठता है कि क्या 400 करोड़ जो था उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था,
जिससे कि हमारी सारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, हमारे असंगठित क्षेत्र पे जबरदस्त असर पड़ा। तो ये जो 400 करोड़ है ये वापस भी आ गया, और ये मेरा मानना है कि जो अनुमान था वो सही अनुमान नहीं था। मेरे अनुमान के अनुसार करीब 10,000 करोड़ रुपए के जाली नोट रहे होंगे, और वो सारे वापस आ गए। तो जैसे मैंने बताया कि 99.3% तो नोट वापस आए ही आए, पर बाकी जो 7,000 करोड़ रुपए वो भी हमें पता था कि वो जो कोऑपरेटिव बैंक्स में पड़े थे, दुबई में पड़े थे, बांग्लादेश में पड़े थे, नेपाल में पड़े थे, यानी कि 100% से ज्यादा नोट आ गए। तो 100% से ज्यादा नोट आने का मतलब है कि जाली नोट भी वापस आ गए। और उस समय बैंकों में इतनी अफरा तफरी थी कि उनके पास समय नहीं था कि वो जाली नोट अलग कर सकें और असली नोटों को अलग कर सकें। तो इसलिए जो वो जाली नोट भी आ गए। अच्छा, अब जाली नोट बाद में जो आरबीआई ने कहा कि हम इसको जो है काउंटिंग रिकाउंटिंग करेंगे वगैरह, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में 15.44 लाख करोड़ रुपए नोट वापस आना तो बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे ही जो नोट आते जा रहे थे, आरबीआई ने उनको जो श्रेडिंग करना शुरू कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय करके, और फिर एक कंपनी थी केरला की, वहां पे उसको बोर्ड में बनाने में कर दिया। अब जब आपने नोट श्रेड कर दिया, आपने उनको फाड़ फूड़ दिया, उनका बोर्ड बना दिया, तो फिर आप कैसे काउंटिंग करेंगे? तो इसमें ये कोई अनुमान लगा ही नहीं पाया कि कितने जाली नोट वापस आए, कितने पकड़े गए वगैरह। तो इसका कोई अनुमान लगा ही नहीं पाए, और जो ये मकसद था कि जाली नोट खत्म हो जाएंगे, वो मकसद कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही 2,000 रुपए के नए नोट है, जाली नोट, वो आने लगे। और इसमें क्योंकि जाली नोट का जो प्रिंटिंग होता है वो बड़ा टेक्निकल होता है, तो वो स्टेट एक्टर करते हैं। तो जो पहले स्टेट एक्टर थे, जो 1,000 और 500 रुपए के नोट प्रिंट कर रहे थे, वो 2,000 रुपए के नोट भी प्रिंट करने लगे। तो उसके लिए उनको सिर्फ इंक और पेपर वगैरह चाहिए था, जो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर मुहैया करा लिया, और फिर जो जाली नोट उसके 2,000 रुपए के नोट के आने लगे। तो इसलिए जाली नोट पे कोई असर नहीं पड़ा इसका। जो तीसरा मकसद था वो था कि टेररिज्म को जो फाइनेंस कर रहे हैं ये जाली नोटों के जरिए, उसको खत्म हम कर दें। लेकिन जो टेररिज्म का फाइनेंसिंग होता है वो सिर्फ जाली नोटों से नहीं होता है, उसमें सोना भी होता है, उसमें स्मगलिंग भी होता है ड्रग्स का, उसमें जो गन का भी स्मगलिंग वगैरह होता है, फिर डॉलर का इस्तेमाल होता है, फिर हवाला के जरिए से ये किया जाता है। तो यानी कि अगर आप कुछ समय के लिए मान भी लें कि हमने जाली नोट जो खत्म कर दिए और जब वो टेररिस्ट को उपलब्ध नहीं थे, पर बाकी सब तो उपलब्ध था। डॉलर पे वो काम कर सकते थे, वो जो नार्कोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग कर सकते थे, गन रनिंग कर सकते थे, तो इसलिए टेररिज्म पे भी कोई असर नहीं पड़ा। सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है नोटबंदी के बाद उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, क्या आप इसको नोटबंदी की एक बहुत बड़ी सफलता नहीं मानेंगे? ऐसा है कि देखिए, टैक्स कलेक्शन तो हरदम ही बढ़ता रहता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो नॉमिनल टर्म में तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जितना आपका जो रियल रेट ऑफ ग्रोथ है उसके ऊपर आप इन्फ्लेशन जोड़ दें तो 10-12% का नॉमिनल अगर रेट ऑफ ग्रोथ है तो टैक्स कलेक्शन भी 10-12% तो बढ़ता ही जाएगा। सवाल उठता ये नहीं है कि आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, पर क्या आपका टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है? क्योंकि जीडीपी के अनुपात में क्या आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? और नोटबंदी के बाद टैक्स जीडीपी रेशियो और भी गिर गया है। तो ऐसा नहीं कि इस नोटबंदी से के चलते हुए बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होना शुरू हो गया है। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने अगस्त 15 की स्पीच में कहा कि हमारे देश में महज 1.5 करोड़ लोग हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। तो कहने के लिए तो 6 करोड़ 7 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर नील रिटर्न फाइल करते हैं या बहुत कम टैक्स देते हैं। तो इसीलिए इफेक्टिव टैक्स पेयर जो है वो तो 1.5 करोड़ है, यानी कि देश के 1.1% ही जनता है जो कि इफेक्टिव जो डायरेक्ट टैक्स से देती है, बाकी तो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नोटबंदी की वजह से टैक्स में कॉम्प्लायंस बढ़ गया है, कि लोग अब ज्यादा अपना जो आमदनी का सही सही ढंग से डिक्लेयर करते हैं और उस पर सही सही ढंग से टैक्स देते हैं। तो ये कहना भी सही नहीं है कि इससे टैक्स कॉम्प्लायंस बेहतर हो गया है। टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी के साथ ही सरकार का एक और दावा रहा है कि नोटबंदी की वजह से इकोनॉमी में बिजनेसेस का पहले से अधिक फॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप इस दावे के साथ कहाँ तक सहमत हैं? ऐसा कि हमारे अर्थव्यवस्था में दो तरह की इकाइयां हैं, एक संगठित क्षेत्र की है और एक असंगठित क्षेत्र की है। तो जो संगठित क्षेत्र है वो तो बैंक को, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस सब को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सबका इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं। वहां पे इस तरह से कि हम मतलब बैंक का इस्तेमाल कर लेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर लेंगे, वो संभव नहीं है। तो जो असली असर हुआ हमारे जो अर्थव्यवस्था में, जो बुरा असर पड़ा नोटबंदी का, वो पड़ा हमारे असंगठित क्षेत्र में।
अब असंगठित क्षेत्र में 94% हमारा जो वर्कफोर्स है वो काम करता है और 45% उत्पादन होता है। तो वहां पे जो धक्का लगा उससे हमारी सारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा धक्का लगा। और ये जो कहा जा रहा है कि हम डिजिटाइजेशन कर लेंगे, तो डिजिटाइजेशन तो जब छोटी छोटी इकाइयां उनका डिजिटाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल है। वहां पे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इससे घबराते हैं। जैसे कि अक्सर हम बैंक जब जाते हैं एटीएम में, तो कोई आता है कहता है जी बाबूजी मेरे लिए इतना पैसा निकाल दो। उसको ये समझ नहीं आता कि एटीएम कैसे ऑपरेट करें। तो इसलिए जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, सबसे बुरा असर उसके ऊपर पड़ा। और वो ऐसा है जो कि हमारे संगठित क्षेत्र में शामिल नहीं हो सकता। सरकार बार बार कहती है कि हम असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र बना देंगे। अब ये समझना पड़ेगा असंगठित क्षेत्र है क्यों। असंगठित क्षेत्र इसलिए है क्योंकि लोगों को संगठित क्षेत्र में काम नहीं मिल रहा है। संगठित क्षेत्र में ऑटोमेशन बहुत है, वहां पे नौकरियां नहीं पैदा हो रही। तो अगर आप देखें तो 1990 में जो हमारा संगठित क्षेत्र था उसमें करीब 2.5 करोड़ लोग काम करते थे। आज उसमें 3.3 करोड़ काम करते हैं, यानी कि मुश्किल से 80 लाख लोगों को अतिरिक्त नौकरियां मिली हैं संगठित क्षेत्र में। जबकि इतने बीच में जो हमारा वर्कफोर्स है वो 25 करोड़ से 50 करोड़ हो गया। कैश में होने वाले कारोबार भी नोटबंदी का एक टारगेट थे। पहले जिनका रिकॉर्ड सरकारी सिस्टम में नहीं आ पाता था, और अब जब बहुत सारी कारोबार बैंकों के माध्यम से होने लगे हैं, ये भी नोटबंदी की सफलताओं में से एक है। आपका इसके बारे में क्या मानना है? मैं एक टीवी प्रोग्राम पे था 23 नवंबर को 2016 में, जबकि पहली बार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कैशलेस इकोनॉमी, तो मेरे बगल में जो बैठे हुए थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, मैंने उनको कहा कि भाई कैशलेस इकोनॉमी तो होने में बहुत देर लगती है, आप लेस कैश इकोनॉमी बोलो। तो उस दिन से फिर उन्होंने लेस कैश इकोनॉमी बोलना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि लेस कैश इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप कैश का इस्तेमाल कम करेंगे। पर वो तो पहले से ही हो रहा था, क्योंकि अर्थव्यवस्था में नए नए तरह से ई बैंकिंग और ये सब तो चलता ही चला जा रहा था। तो ऐसा नहीं कि जब नोटबंदी की वजह से लेस कैश इकोनॉमी हो जाए। तो अगर आप देखें तो जब नोटबंदी की गई 8 नवंबर को, तो उस समय 18 लाख करोड़ रुपए का या कैश इन सर्कुलेशन था, करेंसी इन सर्कुलेशन। और आज कितना है? 28 लाख करोड़ रुपया। यानी कि ऐसा भी नहीं हुआ कि जब वो 8 लाख करोड़ रुपए से 18 लाख करोड़ रुपए से कम हो गया, वो तो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि वो काले धन की अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन होते हैं, किस प्रकार से नोट का जो इस्तेमाल होता है। और ये कहना कि जहां पे कैश ज्यादा होता है वहां पे करप्शन ज्यादा होता है, ये भी बात सही नहीं है। क्योंकि हमने देखा नाइजीरिया में कैश टू जीडीपी रेशियो 1.4% है और स्वीडन में भी 1.4% है, जबकि नाइजीरिया में करप्शन बहुत ज्यादा है और स्वीडन में बहुत कम है। हमें ये सोचना चाहिए कि काले धन की अर्थव्यवस्था चलती क्यों है। काले धन की अर्थव्यवस्था इसलिए चलती है क्योंकि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो अधिक कमाई करना चाहते हैं और उस पर टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक तिगड़ी बना ली है। वो तिगड़ी है करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट एग्जीक्यूटिव और करप्ट बिजनेसमैन की। तो ये तिगड़ी चला रही है, लेकिन इसका समाधान कोई टेक्निकल समाधान नहीं है, ये एक पॉलिटिकल चीज है। यहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी बदलती रहती हैं और कोई असर नहीं होता। तो आप देखिए पंजाब है, पंजाब में जब अकाली दल आया तो उसने कांग्रेस पे इल्जाम लगाया, कांग्रेस आया तो उसने इल्जाम अकाली दल पे लगा दिया। और जब साउथ आप जाएं तो वहां पे डीएमके आया तो उसने अन्ना डीएमके के लीडर को अरेस्ट कर लिया, अन्ना डीएमके के लीडर आए तो उन्होंने डीएमके के लीडर को अरेस्ट कर लिया। तो यानी कि पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है उसमें सारी की सारी पार्टियां काले धन की अर्थव्यवस्था का फायदा उठाते हैं और कोई इसको रोकने का वो विचार नहीं रखता है। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, मतलब क्यों हमारे जो लोग इसमें काले धन की अर्थव्यवस्था में जुड़े हुए हैं वो इसको रोकना नहीं चाहते, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये नोटबंदी है वो एक टेक्निकल सोल्यूशन था, है ना, जबकि वो गलत धारणा पे आधारित था कि ब्लैक इज कैश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए समय निकाला। जैसा कि आपने बताया, सरकार की तरफ से अलग अलग समय पर नोटबंदी को लेकर अलग अलग वादे किए गए थे और जिस कदम को मास्टर स्ट्रोक बताया गया लोगों के लिए और ख़ास तौर से असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, वो एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। नोटबंदी और नोटबंदी के साथ किए गए दावों की हकीकत को बारीकी से सामने रखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।